हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 5 और जिसका टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, डैट मीन्स द वैदिक एज। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, आज ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि वेद हमें क्या क्या बताते हैं। जो हमारे प्राचीन कालीन वेद हैं उनसे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है और भी कई पवित्र पुस्तकों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, जैसे कि रामायण, महाभारत और उनसे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो आप सभी लोग अपने एक कॉपी और पेन लेके बैठे और जो मैं इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट्स बताती जाऊँ तो प्लीज़ उसे नोट करिए, जिससे कि आपको चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। यहाँ पर ये आपकी एसएसटी की बुक पेज नंबर 27 है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो भी इस इमेज के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको चैप्टर के पिक मिलेगा और आप इसको लाइन टू लाइन रीड कर सकते हैं और मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी साथ साथ, तो आपकी समझ में भी आता जाएगा। तो इसमें डोंट वरी, जिनके पास बुक्स नहीं है आप इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका, सबसे पहले हम देखते हैं द वेदास एंड व्हाट दे टेल अस, मतलब वेद क्या है और वो वेद हमें क्या क्या बताते हैं। ठीक है, तो वेदास आर द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया। वेद क्या है, भारत की सबसे प्राचीन जो है पुरानी पुस्तकें हैं जिनको हम वेद के नाम से जानते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वो 4 भागों में बटी हुई हैं। द ऋग्वेद, द सामवेद एंड यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। तो ये 4 भागों में विभाजित है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि वेद कितने प्रकार के हैं, है ना, कौन कौन से वेद हैं। तो वेद 4 हैं, 4 कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आप चाहें तो इसे नोट करते चलें, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ जिससे कि आपको आगे हेल्प मिलेगी। तो इसके नेक्स्ट लाइन है आपकी, द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेद विच वॉज रिटन अबाउट 3500 ईयर्स एगो, है ना। तो सबसे प्राचीन या पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जो 3500 साल पहले लिखा गया है ना, लिखा गया था। कितने साल पहले, 3500। इट कंप्रेसेस मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सूक्त और वेल सेड। इसमें 1000 से ज़्यादा भजन शामिल हैं जिन्हें सूक्त बोलते हैं या वेल सेड बोला जाता है। ठीक है, जो इसमें ये भी पूछा जाएगा कि आपके जो ऋग्वेद है उसमें कितने भजन शामिल हैं, तो 1000 से ज़्यादा, और इनको क्या बोला जाता है, इनको सूक्त या वेल सेड बोला जाता है। ठीक है, एंड दीज हाइम्स प्रेज वेरियस एंशिएंट गॉड एंड गॉडेजेस। इन प्राचीन भजनों में क्या किया गया है, प्राचीन देवी देवताओं की स्तुति की गई है ना, इन भजन के माध्यम से। देयर 3 important gods mentioned in the Vedas are Agni, the god of fire, Indra, the warrior god, and Soma, a plant from which is a special drink is made, है ना। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण देवताओं का वर्णन किया गया है इस वेद में, जो कि अग्नि देवता के रूप में, इंद्र योद्धा के देवता के रूप में, और सोम एक पौधा जिससे एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो इन 3 देवताओं की विशेष रूप से इसमें स्तुति की गई है। ठीक है, दीज हाइम्स हैव बीन कंपोज्ड बाय सेजेस इन ओल्ड संस्कृत, और इन भजनों की रचना प्राचीन संस्कृत में ऋषियों ने की है।
ठीक है। दीज हाइम्स हैव बीन कंपोज इन संस्कृत। द सामवेद कंटेन्स हाइम्स टू बी संग बाय अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट इन द सोम सेक्रीफाइस। सामवेद में सोम यज्ञ में पुजारियों के एक विशेष वर्ग द्वारा गाए जाने वाले भजन हैं। सामवेद में सोम यज्ञ में पुजारियों के द्वारा एक विशेष वर्ग द्वारा गाए हुए भजन शामिल हैं। ठीक है। द यजुर्वेद कंटेन्स हाइम्स डेट आर टू बी फॉलोड इन अ ऑर्डिनरी सेक्रीफाइस। और यजुर्वेद में कैसे भजन है? यजुर्वेद में ऐसे भजन है जिनका पालन एक साधारण यज्ञ में किया जाता है। जैसे कोई हम यज्ञ कराते हैं तो उसमें जो हम श्लोक बोलते हैं उनका वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स फॉर द इविल स्पिरिट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यंस। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद गीतों, मंत्रों और बुरी आत्माओं के लिए जादुई आकर्षण, आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यों के धार्मिक जीवन के बारे में जो जानकारी दी गई है वो सारी जानकारी किस में दी गई है? अथर्ववेद में दी गई है ना। अब देखते हैं हम कि अदर सैक्रेड बुक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आया आपका, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इसमें बुक की एक पिक भेज रखी है तो आप इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अदर सैक्रेड बुक्स बिसाइड द वेदास, द ब्राह्मण्स एंड आर्यंस है ना, और क्या है इसमें, एंड द उपनिषद्स ऑल्सो फॉर्म आ पार्ट ऑफ द अर्ली वैदिक लिटरेचर। ठीक है। तो इसके अलावा वेदों के अलावा ब्राह्मण और आर्यक बोलते हैं, जैसे आर्यक, तो और उपनिषद ये भी अर्ली वैदिक एज के साहित्य का एक भाग रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा भी और ग्रंथ जो रहे हैं वो बताया जा रहा है आपको। द ब्राह्मण्स आर कमेंट्रीज ऑन द वैदिक हाइम्स इन सिंपल प्रोज। और ब्राह्मणों ने ही वैदिक जो वेदों का उच्चारण किया है अपने शब्दों में। ठीक है, सिंपल भाषा में किया है वेदों का उच्चारण। द आरण्यक वॉज मीन्ड फॉर द, आरण्यक का क्या मतलब होता है ये देखेंगे, हर्मिट्स हु लिव्ड इन फॉरेस्ट्स, है ना। इसका क्या मतलब होता है आरण्यक का? आरण्यक का मतलब है वनों में रहने वाले साधु, है ना। द उपनिषद्स डील विद द इंडियन फिलोसफी एंड इवॉल्व्ड थ्योरीज ऑफ कर्मा, माया एंड मुक्ति। और उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन से संबंधित है। ठीक है, भारतीय दर्शन से संबंधित है और कर्म, माया और मुक्ति के सिद्धांतों को विकसित करते हैं। ठीक है, मुक्ति के सिद्धांतों को विकसित करते हैं। अब आया द टू ग्रेट एपिक्स, मतलब दो महान महाकाव्य। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम आज इसमें बहुत सारे अदर बुक्स, रिलीजियस बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रिलीजियस बुक्स हैं आपकी दो महान, जो है जिसे कहते हैं महान महाकाव्य, वो हैं आपके रामायण और महाभारत। तो उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें बताए जाएंगे, तो आप नोट डाउन करते चलें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट एपिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया। रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के दो महान महाकाव्य हैं। A great variety of literature comprising the sutras, the Vedangas, the Upanishads and Darsans, the Purans and Dharmashastras throw a good deal of light on the later Vedic period. सूत्रों, वेदांगों, उपनिषदों, दर्शनों, पुराणों, धर्मशास्त्रों सहित साहित्य की एक विशाल विविधता उत्तर वैदिक काल पर प्रकाश डालती है। मतलब आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि उत्तर वैदिक काल में किन किन चीज़ों की महत्वता थी, किन किन चीज़ों को कि वो, मतलब आप जिस कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो उनमें से है सूत्रों,
वेदांगों, उपनिषदों और दर्शनों, पुराणों, धर्मशास्त्र, इन सब चीज़ों को वैल्यू दी जाती थी। बट देयर इज़ नन डैट कैन बी कंपेयर्ड विद द टू ग्रेट एपिक्स, लेकिन इन सब के मुकाबले में दो मेन महाकाव्य थे जिनका मुकाबला, जिनका मतलब कोई भी उनके अनुसार कोई भी नहीं था, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। वो थे रामायण एंड द महाभारत इन द रिस्पेक्ट। रामायण और महाभारत की तुलना किसी भी ऐसे ग्रंथ के साथ नहीं की जा सकती। वो अतुलनीय ग्रंथ थे और हैं आज की डेट में भी। ठीक है, तो नीचे आते हैं अब इसमें। हाँ जी, ये देखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, it is general belief that the Ramayana was originally composed by ऋषि वाल्मीकि in संस्कृत। ठीक है, तो ये आम धारणा है कि रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में की थी। बट द मोस्ट पॉपुलर वर्जन इन द रामचरितमानस कंपोज बाय गोस्वामी तुलसीदास इन अवधि, लेकिन इसमें सबसे लोकप्रिय संस्करण अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। ठीक है, आप एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी, ये एक आम धारणा है कि रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में की थी, लेकिन सबसे लोकप्रिय संस्करण अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस है। द रामायण in its present form contains about 24,000 verses, श्लोकास and comprises of 7 parts। ठीक है, तो रामायण अपने वर्तमान रूप में लगभग 24,000 श्लोक हैं इसमें, और इसे सात भागों में ये डिवाइड है। समझ गए? कितने श्लोक हैं ये पूछा जा सकता है आपसे कि रामचरितमानस में कितने, रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं और ये 7 भागों में विभाजित है, डिवाइड है ना, 7 पार्ट्स में। द महाभारत एट प्रेजेंट कंटेंट्स अबाउट 1000 श्लोकास और वर्सेस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 18 बुक्स विद द हरिवंश attached to it at the end as a supplement. The Mahabharata present contains about 1 lakh श्लोक्स, है ना, 1 lakh है ये, सॉरी, और verses at it divided into 18 books with the हरिवंश attached to it is at the end of supplement। अब आते हैं कि वर्तमान में महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक या छंद हैं और इसमें 18 पुस्तकों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें अंत में हरिवंश संलग्न है, मतलब हरिवंश भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज़ अ जनरल बिलीव दैट दिस ग्रेट वर्क वॉज कंपाइल्ड बाय ऋषि वेद व्यास। ऐसी आम धारणा है कि ये महान कार्य ऋषि वेद व्यास द्वारा किया गया है ना। अब आते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो देखते हैं संस्कृत इज़ पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह का एक हिस्सा है। संस्कृत क्या है? इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह का एक हिस्सा है। Many Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi and many European languages like English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this group of language। कई भारतीय भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी
और कई यूरोपीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालवी और स्पेनिश इससे संबंधित हैं। ठीक है, इससे संबंधित हैं। दे आर टुगेदर कॉल्ड एज अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस बिकॉज दे ओरिजिनली हैड मैनी वर्ड्स इन कॉमन। इसमें क्या है, उन्हें एक साथ भाषाओं का परिवार कहा जाता है क्योंकि उनमें मूल रूप से कई शब्द जो थे समान थे, इसलिए भाषाओं का समूह उनको परिवार कहा जाता है क्योंकि कॉमन वर्ड्स हैं उसमें कुछ। टेक द वर्ड्स मैटर, मात्र, मान लीजिए हम एक वर्ड लेते हैं मात्र, संस्कृत में है ना, हिंदी में माँ कहते हैं उसको, और इंग्लिश में मदर कहते हैं। तो माँ और माँ का इन सब का अर्थ एक ही है, जिसका मतलब निकलता है माँ, है ना। अदर लैंग्वेजेज यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस। और उपमहाद्वीप में उपयोग की जाने वाली अन्य भाषाओं के विभिन्न परिवारों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए फॉर इंस्टेंस द लैंग्वेज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द टिबेटन बर्मन फैमिली। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर पूर्व में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा तिब्बती बर्मन परिवार से संबंधित है। ठीक है, उत्तर भारत में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो तिब्बती बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया बिलोंग टू द द्रविड़ियन फैमिली। ठीक है, तो क्या होता है, और जो इसके अलावा दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में जो भाषाएं बोली जाती हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविड़ परिवार से संबंध रखती हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि तमिल कौन सी फैमिली से संबंध रखती है, तो आपका आंसर होगा द्रविड़ फैमिली, है ना। तेलुगु द्रविड़ फैमिली, कन्नड़ भी द्रविड़ फैमिली से, मलयालम भी द्रविड़ फैमिली से, और जो पीछे हमने बताई थी आपको यहाँ पर जो भाषाएं हैं वो टिबेटन बर्मन फैमिली से करती हैं बिलोंग, नॉर्थ ईस्ट में बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है, तो इस तरह के आपको वन वर्ड क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं इसमें से, तो इसको ध्यान से आप देखते हुए चलें। नेक्स्ट है आपका कंटेम्पररी कैरोलिथिक सेटलमेंट्स। ठीक है, तो इसमें समकालीन ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ इसका मतलब होगा है। Some archaeologists believe that Paleolithic settlements flourished more or less around the same time as the Harappan culture। तो क्या है, कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि ताम्र पाषाणकालीन बस्तियाँ हड़प्पा संस्कृति के समय ही फूली फली थीं। ठीक है, बट हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स हैव शोन दैट द हड़प्पन कल्चर वॉज फार मोर एडवांस। लेकिन उनका मानना था कि तभी फूली, लेकिन ऐतिहासिक निष्कर्षों से ऐसा पता चला है कि हड़प्पा संस्कृति उससे कहीं ज़्यादा उन्नत थी, मतलब कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस कर रखी थी हड़प्पा कल्चर ने। हड़प्पन कल्चर फार मोर एडवांस है। द हड़प्पन सेटलमेंट्स वर अर्बन वाइल दोज ऑफ द कैरोलिथिक पीरियड्स वर रूरल। और जो हड़प्पन बस्तियाँ थी वो शहरी थी और ताम्रपाषाण काल की जो बस्तियाँ थी वो ग्रामीण थी, है ना। हड़प्पन अनलाइक द हड़प्पन दे हैड नॉट लर्न द आर्ट ऑफ मिक्सिंग कॉपर विथ टिन टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज विच वॉज वाइडली यूज्ड बाय द हड़प्पन्स। हड़प्पा वासियों के विपरीत उन्होंने कांस्य बनाने के लिए टिन और तांबे को मिलाने की कला नहीं सीखी थी, है ना। लेकिन हड़प्पा जिनका व्यापक रूप से हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग किया जाता था और ताम्रकाल के लोगों ने ये नहीं सीखा था। कैरोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ताम्रपाषाण स्थल जो है उनकी जगह भारत के उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर भारत के लगभग सभी भागों में पाई जाती थी, है ना। इमाम गांव ऑन द बैंक ऑफ रिवर
घोड़ा ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भीमा इज एन इम्पॉर्टेंट कैलोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया। इमाम गांव घोड़ नदी के तट पर भीमा नदी की एक सहायक नदी भारत में एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण काल की बस्ती है। मतलब ये बता रहे हैं आपको कि ताम्र पाषाण काल की जो बस्तियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई गई थी। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इमाम गांव, है ना, और घोड़ नदी के तट पर, और उसके अलावा भीम नदी और उनकी एक सहायक नदी थी उसके तट पर भी ये बस्तियां पाई गईं। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि ये बस्तियाँ 3600 और 2700 साल व्यापार के बीच इन पर कब्जा कर लिया गया। ये माना जाता है ट्रेड इसमें अब हम बता रहे हैं कि व्यापार कैसे हुआ। इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट कैलोलिथिक सेटलमेंट पीपल ट्रेडेड एंड एक्सचेंज कमोडिटीज़। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जो ताम्र पाषाण बस्तियों के लोग व्यापार करते थे और वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे आपस में। दिस इज़ बिकॉज रिमेन्स ऑफ कॉपर एक्सिस हैव बीन फाउंड इन ओवर 20 साइट्स। ऐसा इसलिए पता लगता है क्योंकि 20 से अधिक स्थलों में तांबे की कुल्हाड़ियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ियों के अवशेष मिले हैं। कॉन्च शेल बैंगल्स फ्रॉम गुजरात वर ट्रेडेड विद द सेटलमेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में बस्तियों के साथ गुजरात से शंख, चूड़ियों आदि का व्यापार भी किया जाता था। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड लिंगम वॉज प्रीवेलेंट। धार्मिक मान्यता क्या थी? देवी माँ और लिंगम की पूजा वहाँ पर प्रचलित थी। देवी माँ और लिंगम। द आर्यंस वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक इंद्र और द रेन गॉड, वायु, विंड, अग्नि, फायर, सूर्य, सन एक्सेट्रा। आर्यों ने प्रकृति की शक्तियों जैसे इंद्र देवता की वर्षा देवता के रूप में, वायु की पवन देवता के रूप में, अग्नि देवता के रूप में और सूर्य की जो सूर्य देवता के रूप में पूजा करते थे वो, है ना। उनका मानना क्या था कि they believed that above all these gods there was a supreme god of परमात्मा, है ना। तो उनका क्या मानना था कि इन सभी देवताओं से ऊपर एक सर्वोच्च ईश्वर परमात्मा है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं अब हम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी। तो टेक्नोलॉजी, दीज कैलोलिथिक settlements made remarkable progress in metal pots, axes, chisels, bangles, hooks, etc. तो इसकी बात करते हैं अब हम कि इन ताम्र पाषाण बस्तियों ने धातु के बर्तनों, कुल्हाड़ियों, छेनी, चूड़ियों, कांटों आदि में उल्लेखनीय प्रगति की। कॉपर सीम्स टू बी हैव कम फ्रॉम खेती माइंस ऑफ राजस्थान। और ऐसा प्रतीत होता था कि तांबा राजस्थान की खेतरी खदानों से आया था, है ना। खेतरी खदानों से लाया गया था उसे, तांबे को, राजस्थान में स्थित थी वो। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड इन मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबे के औजारों की खुदाई की गई। मालवा साइट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट डेक्कन साइट्स शो द कैलोलिथिक सेटलमेंट्स मे हैव स्लोली पास थ्रू द वेस्ट एंड साउथ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, मध्य भारतीय और उत्तर पश्चिम दक्कन स्थलों से के रहने वाले ये दर्शाते हैं कि ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत से होकर गुजरी होंगी।
कहाँ से होकर गुजरी होंगी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहाँ से होकर गुजरी होंगी, पश्चिम और दक्षिण भारत से होकर, है ना। रायचूर ऑफ साउथ इंडिया एंड सिमिलर टूल्स एज दोज ऑफ नॉर्थ वेस्ट डेक्कन सेटलमेंट्स। दक्षिण भारत के रायचूर के पास उत्तर पश्चिम दक्कन की बस्तियों के समान उपकरण थे। मतलब जैसे उपकरण उनके पास पाए जाते थे उत्तर पश्चिम की बस्तियों के पास, वैसे ही भारत के रायचूर में भी पाए गए। तो ऐसा माना गया कि वो पश्चिम से दक्षिण होते हुए भारत से होकर गुजरे होंगे, तभी वहाँ सेम चीज़ें खुदाई में मिली थी। ठीक है। मोस्ट नोटेबल साइट्स इन अपर गंगा मीन्स हरिद्वार, ऊपरी गंगा मतलब हरिद्वार में सबसे उल्लेखनीय स्थल है इसका, ऊपरी गंगा कहते हैं हरिद्वार को। बहरिया, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ऑल्सो yielded द रिमेन्स ऑफ पॉटरीज एसोसिएटेड विद कैलोलिथिक सेटलमेंट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहरिया जो शाहजहाँपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, भारत के अन्य भागों के ताम्र पाषाण बस्तियों से जुड़े मिट्टी के बर्तनों के अवशेष इन स्थानों पे मिले हैं, जैसे कि हरिद्वार हो गया, है ना, और बहेरिया एक जगह है शाहजहाँपुर में यूपी में। तो ये इन स्थानों पे भी कुछ ताम्र पाषाण बस्तियों से जुड़े हुए मिट्टी के बर्तन खुदाई में मिले हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये आपका मोस्टली हाफ चैप्टर हो चुका है इसका, और ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इसलिए आप अभी हाफ करके हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक हमने जो था आपकी टेक्नोलॉजी तक आपका हो गया कंप्लीट, और इसके आगे से हम आप अपनी सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशल ब्यूरियल एट इनामगांव। इस वाले टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।